मिलेनियम भारत बस में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। सस्पेंस खत्म, शपथ ग्रहण के साथ ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। रूस यूक्रेन शांति वार्ता रुकी, ट्रंप की कोशिश फिर नाकाम, पुतिन बोले अभी वक्त लगेगा। मिजोरम में बना कुतुब मीनार से भी ऊंचा रेल ब्रिज, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। भर्ती परीक्षा पत्र का सोशल मीडिया पर एनालिसिस, तो 1 करोड़ का जुर्माना या जेल, एसएससी का फरमान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की यूरिया आपूर्ति की समीक्षा, खरीफ सीजन में बढ़ी खाद की मांग। हम पर इसलिए टैरिफ, संघ प्रमुख भागवत ने बताया अमेरिका के मन में क्या डर। मुझ पर चिल्लाओ मत, संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति के केस में करिश्मा और प्रिया के वकीलों में तीखी बहस। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। आपने तो उसमें मसाला डाला, सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देने से किया इनकार, किसान आंदोलन पर किया था पोस्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी, सामने आई ये वजह। प्रेमानंद जी का अपमान, दिशा पटानी के घर फायरिंग पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो। अमेरिका से ट्रेड डील से भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का ग्लोबल हब, डॉक्टर अरविंद विरमानी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, शोरूम से थार खुदाने वाली महिला ने खुद बताई उस दिन की सच्चाई, वीडियो। उड़ते हुए रनवे पर छूटा प्लेन का टायर, उतरते वक्त मुंबई में बढ़ गई हर धड़कन। चलिए विस्तार से जानते हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। सदन को भंग कर दिया गया। नेपाल के राष्ट्रपति, जनरेशन जेड ग्रुप और सेना प्रमुख के बीच इस पर व्यापक सहमति बनी थी। जेन जी के नेताओं के साथ जश्न मनाती नेपाल की नवयुक्त प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन गई हैं। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। लगभग 1 दशक पहले उन्होंने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। अब इस जटिल और असामान्य राजनीतिक स्थिति में उन्होंने जेन जी आंदोलन की सिफारिश के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला है। सुशीला कार्की देश के 65 वर्षों से भी अधिक के न्यायिक इतिहास में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और अब लोकतंत्र के आगमन के 75 वर्षों में वो पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। 23 सितंबर को हुए जेन जी आंदोलन के बाद आंदोलन के प्रतिभागियों द्वारा आयोजित एक आभासी मतदान के परिणामों के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अनुशंसित किया गया था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान वो स्वयं बनेश्वर स्थित प्रदर्शन स्थल पर गई और अस्पतालों में इलाज करा रहे घायलों से भी मिली। अगला चुनाव 6 महीने के भीतर होगा। 5 मार्च 2026 को संसद सदस्य का अगला चुनाव होगा। सिर्फ प्रधानमंत्री पद की ही शपथ ली जाएगी। सूत्र समारोह में 20 मिनट की देरी होगी। अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए संभावित नाम बाला आंदा शर्मा, आनंद मोहन भट्टाराई, ओम प्रकाश आर्यल, कालीमियाप्पी सिंह, कुलमान घी सिंह, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश के राजदूतों सहित कई अन्य राजदूत पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शीतल निवास पर विदेशी राजदूतों का आगमन शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल के कार्यवाहक सरकार का प्रमुख बनकर आंदोलनकारी समूहों की मांगों को पूरा करते हुए देश में नए सिरे से चुनाव कराएंगी। नेपाल की संसद भंग कर दी गई है। सुशीला कार्की आज अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। नई सरकार बनाने के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया गया है, संसद भंग करना या उसे बरकरार रखना। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आंदोलनकारी समूह संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने पर सहमत हो गया है। ओम आर्याल का नया गृह मंत्री बनाए जाने की खबर से वो पेशे से कानून व्यवसायी हैं। ओम मेयर बालेन के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं। सुशीला कार्की अभी राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ अंतिम वार्ता के लिए शीतल निवास में ही हैं। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय तैयार हो गया है। मौजूदा संसद को भंग करने के प्रमुख शर्त बनाने
के कारण सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति में देरी हो रही है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले जेन जेड समूह के प्रतिनिधियों, सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित विभिन्न हितधारकों के बीच लंबी वार्ता चली। कार्की के एक करीबी सूत्र का कहना है, अगर संसद बरकरार रही तो पुरानी पार्टियां चुनाव नहीं होने देंगी। वे संसद की ताकत का दिखावा करेंगी। अंतरिम सरकार को गिराकर सत्ता हथियाने की भी कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सरकार के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए संसद को भंग कर देना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद वहां की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इधर लोगों को राहत देने के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। इसके बाद शाम तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहे। शाम में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दिए जाने के बाद शाम 7 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को जेन जेड द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय में घुस गए थे, जिसके तुरंत बाद मंगलवार को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात हटा लिया गया था। राष्ट्रपति पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि उनके नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल नई मंत्रिपरिषद के गठन तक सरकार चलाता रहेगा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 51 लोगों की मौत। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध के खिलाफ हाल ही में हुए जेड के प्रदर्शन में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हुई। वर्ष 1997 से लेकर 2012 तक के बीच जन्मे युवाओं को आमतौर पर जेन जेड पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। रूस ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। इससे ट्रंप के पिछले 3 साल से ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिश की विफलता माना जा रहा है। ट्रंप की कोशिशें फिर हुई नाकाम। बता दें कि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संग बातचीत के बाद कहा था कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेनी शहरों पर अपने आक्रामक हवाई हमले रूस ने जारी रखे हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के समझौते पर जोर देते हुए ट्रंप ने अब तक कई कूटनीतिक कोशिशें की हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। फिलहाल बातचीत रुक गई है। न्यूज एजेंसी मिलेनियम के मुताबिक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हमारे वार्ताकार अलग अलग माध्यमों से संपर्क में हैं, लेकिन अभी ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि फिलहाल बातचीत रुक गई है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुरंत कोई बड़ा नतीजा बातचीत से निकल जाए। पुतिन ने बातचीत की संभावना से किया इनकार। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की संग बैठक की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दोनों के बीच के गतिरोध को खत्म करने के लिए शिखर सम्मेलन बेहद जरूरी है। रूस यूक्रेन पर अपने हमले लगातार बढ़ा रहा है। उसने पिछले हफ्ते अब तक सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। वहीं राजधानी कीव में एक सरकारी बिल्डिंग में आग भी लग गई। इन हमलों के बाद ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। रूस यूक्रेन के बीच नहीं बनी बात। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 3 दौर की सीधी शांति हुई, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच बड़े पैमाने पर कैदियों की रिहाई के अलावा किसी और बात पर सहमति नहीं बन सकी। दरअसल रूस ने कई सख्त मांगे रखी, रूस ने कई कठोर मांगे रखी हैं, जिनमें यूक्रेन का पूर्वी डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से सौंपना भी शामिल है, जिसके कुछ हिस्सों पर अभी भी उसका कंट्रोल है। लेकिन कीव ने क्षेत्रीय रियायतों को ठुकरा दिया। उसकी मांग है कि यूरोपीय सैनिकों को शांति सेना के रूप में यूक्रेन में तैनात किया जाए, लेकिन रूस इन प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रमुख है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार बनी बैराबी सेरांग नई रेलवे लाइन, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। मिजोरम को जोड़ने का प्रोजेक्ट कठिन था। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को मिजोरम पहुंचे और इसलिए नए रेलवे प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन किया। अश्विनी वैष्णव ने इंस्पेक्शन के बाद कहा
बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट था मिजोरम को जोड़ने का। जैसे कश्मीर में चिनाब का ब्रिज से ऊंचा है, वैसे ही मिजोरम में कुतुब मीनार से भी ऊंचा ब्रिज बना है। एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित इस रेल लाइन परियोजना में जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं। मिजोरम का देश के बाकी हिस्सों में होगा सीधा रेल संपर्क। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक मिजोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच सीधा रेल संपर्क क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करेगा। ये खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं की समय पर और विश्वसनीय आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा, जिससे समग्र रसद दक्षता और क्षेत्रीय पहुंच बढ़ेगी। मिजोरम को मिलेगी 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों सेरांग आइजोल से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस सेरांग से गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आइजोल अब एक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस मिजोरम और असम के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस मिजोरम को सीधे कोलकाता से जोड़ेगी। भारत सरकार को उम्मीद है कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर एनालिसिस करना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एसएससी ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर विश्लेषण किया तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसे लेकर एक नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक परीक्षा कदाचार की रोकथाम अधिनियम 2024 पीईए अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं। एसएससी ने अपने नोटिस में अधिनियम के उन प्रावधानों का हवाला दिया जिनमें जुर्माना और जेल की सजा सहित दंड का प्रावधान है। नोटिस में कहा गया है, आयोग के संज्ञान में आया कि कुछ व्यक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित या जारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सामग्री पर सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं। एसएससी ने किया आगाह। इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी सामग्री कंटेंट निर्माताओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को आगाह किया जाता है कि वे एसएससी परीक्षा के प्रश्न पत्रों या उनकी सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार में किसी भी तरह से शामिल न हों। एसएससी ने 8 सितंबर के नोटिस में कहा, किसी भी उल्लंघन पर पीईए अधिनियम 2024 के उपरोक्त प्रावधानों के अलावा अन्य लागू कानूनों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आयोग सभी उम्मीदवारों और हितधारकों से परीक्षाओं को सूचित बनाए रखने में सहयोग करने और ऐसी प्रतिबंधित सामग्री से जुड़ने या उसे बढ़ावा देने से परहेज करने की अपील करता है। पीईए अधिनियम की धारा 9 का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गंभीर आपराधिक कृत्य हैं। सजा जुर्माने का प्रावधान। एसएससी ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 10 में इस तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के लिए 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि संगठित अपराध के लिए ये अवधि 5 से 10 साल की है और जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। इस धारा में सेवा प्रदाताओं या संस्थानों द्वारा अपराध किए जाने की स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने भविष्य की परीक्षाओं में अयोग्य घोषित करने और लागत वसूलने का प्रावधान है। आयोग ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 के बिना अधिकार के प्रश्न पत्रों, उत्तर कुंजियों या उसके किसी भी भाग के लीक होने, सामने आने, पहुंच रखने या प्रसार पर रोक लगाती है। एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जिसका प्राथमिक कार्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में अराजपत्रित पदों के लिए चयन करना है। मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश और धान की अधिक बुआई की वजह से इस साल खरीफ सीजन में देश में यूरिया की मांग ज्यादा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई दूसरे राज्यों से खाद्य के संकट की शिकायत आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार
गुरुवार को सतना मध्य प्रदेश का दौरा किया और खाद यूरिया की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। सतना के एक्सीलेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने जिले में खाद और यूरिया की उपलब्धता पर कहा, किसानों का हित सर्वोपरि है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है किसानों तक खाद और यूरिया पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। शिवराज सिंह ने कहा, खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं, हमारे लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं। केंद्र सरकार प्रयासरत है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री तत्परता से कार्य कर रही है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति कर रही है। अगर सतना जिले में देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया की 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में यूरिया आ चुका है। चौहान मानते हैं इस बार बारिश अच्छी हुई है। बोवनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की मांग ज्यादा है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य के डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति में लगी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि गुरुवार को सतना में 1500 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई है। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर केंद्रीय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और खाद की जरूरत कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर फोड़े गए टैरिफ बम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर में ब्रह्म कुमारीज विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए मोहन भागवत ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया गया है क्योंकि उसके बढ़ते प्रभाव से डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर एक डर होगा कि दूसरा बड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए टैरिफ लगा दो। बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि मनुष्य और देश तब तक समस्याओं का सामना करते रहेंगे जब तक वे वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे। नागपुर में ब्रह्म कुमारीज विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले आध्यात्मिक आंदोलन ब्रह्म कुमारीज की तरह आरएसएस आंतरिक चेतना को जगाने के लिए काम करता है। उन्होंने कहा, जब तक इंसान और देश अपनी असलियत नहीं समझेंगे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। अगर हम करुणा दिखाएं और डर पर काबू पाएं तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। दुनिया में लोगों को डर लगता है कि अगर आगे वाला बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं था, जिसने किया था उसे तो पुचकार रहे हो क्योंकि वो साथ रहेगा तो भारत पर दबाव बना रहेगा। ऐसा क्यों है, आप 7 समंदर पार रहते हो, कोई संबंध तो आता नहीं लेकिन डर लगता है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अगर इंसान अपना रवैये में से मैं और हम में बदल ले तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा, मैं मेरा के चक्कर में सारी बात हुई, जब आप समझ जाओगे कि मैं मेरा नहीं हम हमारा है तब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विश्व को आज सॉल्यूशन चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस समय माहौल गर्म हो गया जब दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में 2 वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर बहस में बाधा डालने का आरोप लगाया। एक 21 सेकंड का वीडियो क्लिप में वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। ये बहस तब शुरू हुई जब नायर ने जेठमलानी की दलीलों में हस्तक्षेप किया। जेठमलानी बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है। वहीं नायर संजय की पत्नी प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका दावा है कि संजय ने एक वसीयत छोड़ी है जिसके अनुसार उनकी पूरी निजी संपत्ति उनके नाम कर दी गई है। बहस के कुछ अंश वकील जेठमलानी सिर्फ इसलिए कि वकील नायर कृपया मुझे बीच में मत टोकिए, मुझे टोकना पसंद नहीं है। वकील जेठमलानी, तो फिर तुम्हें भी अपनी ही दाव चखनी चाहिए और मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मुझ पर चिल्लाइए मत, काउंसिल के साथ थोड़ा शिष्टाचार बरतिए, अगर आप चिल्लाएंगे तो आपको सिर्फ सिक्के मिलेंगे। वकील नायर, आपको इसकी आदत नहीं है। वकील जेठमलानी, मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। मामला क्या है? करिश्मा के बच्चों ने संजय की 21 मार्च को जारी की गई कथित वसीयत को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सारी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां प्रिया के नाम कर दी गई थी। बच्चों का आरोप है कि न तो संजय ने कभी इस वसीयत का जिक्र किया और
न ही प्रिया या किसी और ने कभी इसके बारे में बात की। संजय का 12 जून को एक पोलो मैच के दौरान निधन हो गया था। करिश्मा की बेटी समायरा कपूर ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें अपना जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया गया है। उनके नाबालिग बेटे कियान का भी उनकी मां ने कानूनी अभिभावक के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है। इसके जवाब में प्रिया के वकील नायर ने कहा कि मुकदमा विचार योग्य नहीं है। उन्होंने गुरुवार को अदालत में बताया, ये मुकदमा बिल्कुल भी विचारणीय नहीं है। मैं उनकी कानूनी पत्नी हूं। प्यार और स्नेह के सारे दावे तब कहां थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। आपके पिता आपको कई साल पहले ही छोड़ चुके थे। वो 2016 में करिश्मा और संजय के तलाक का जिक्र कर रहे थे। प्रिया ने यह भी दावा किया कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही आरके फैमिली ट्रस्ट के तहत 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल चुकी है। इस बीच दिवंगत उद्योगपति की मां ने भी एक अलग दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और अब वे बिना छत के रह गई हैं। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के एक महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आईपीओ में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। एनडीटीवी प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इन एनएफबीएफसी की तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल। टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबा, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपने शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड्स ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयरधारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से इनकार किया है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन पर पोस्ट किया था। इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण ट्वीट नहीं था, बल्कि आपने इसमें मसाला डाला। कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या कहते हैं। आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से यह कोई साधारण पोस्ट नहीं था। इसकी व्याख्या को रद्द करने की याचिका में नहीं माना जा सकता। आपका स्पष्टीकरण निचली अदालत के लिए है। कंगना ने याचिका वापस ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कथित तौर पर
मानहानिकारक बयान देने के मामले में शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। इस मामले की सुनवाई विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ कर रही है। पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद कंगना के वकील ने याचिका को वापस ले लिया। अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना ने मानहानि की उस शिकायत को चुनौती दी जो उनकी पोस्ट को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 से 21 के किसान आंदोलन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी के बारे में टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अहम बातें, कंगना को सोशल मीडिया टिप्पणी मामले में राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दरअसल ये मामला कंगना की कृषि कानूनों पर की गई पोस्ट से जुड़ा है। कंगना रनौत ने शिकायत रद्द करने के अनुरोध वाली अपनी याचिका को वापस लिया। कोर्ट ने पूछा, आप अपनी टिप्पणियों के बारे में क्या चाहते हैं? कोर्ट ने कहा, आपने मसाला डाला क्योंकि किसी लिहाज से ये कोई साधारण पोस्ट नहीं था। क्या है मामला? इस मामले की शिकायतकर्ता महेंद्र कौर 73 वर्ष जो 2021 में पंजाब के भटिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने जनवरी 2021 में भटिंडा में शिकायत दर्ज कराई थी। भटिंडा की एक अदालत में उनकी शिकायत में दावा किया गया था कि कंगना ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और कहा कि वह यही दादी है जो शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी। कंगना के वकील ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तर्क दिया था कि भटिंडा अदालत का समन आदेश दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन होने के कारण टिकने योग्य नहीं है। निचली अदालत में खारिज हो चुकी है याचिका। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को रनौत की याचिका दायर करते हुए अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता जो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं। रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें स्वयं की नजर में बल्कि दूसरों की नजर में भी नीचा दिखाया है। इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना किसी भी हाल में दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस खास समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। उनके इस फैसले को लेकर अब विवाद हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने कुछ यूं साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान से नफरत करते हैं। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र से नफरत करते हैं। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति के आधिकारिक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। कुछ दिन पहले उन्होंने लाल किले पर भारत की आजादी के जश्न का बहिष्कार किया था। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता दिवस और संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के शपथ ग्रहण समारोह का तिरस्कार करता है, सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य हो सकता है? राहुल गांधी के पास मलेशिया में छुट्टियां मनाने का समय है, लेकिन आधिकारिक संवैधानिक समारोह में जाने का नहीं। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। राहुल गांधी भारतीय राज्य का विरोध करते हैं। जगदीप धनखड़ भी आए नजर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखे। ये पहला मौका था जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। जगदीप धनखड़ के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बगल में बैठे नजर आए। आपको बता दें कि मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया। निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट डाले गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी इन दिनों मुश्किल में हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में उनके घर पर शुक्रवार को कई राउंड हुए। एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है। यूएसए में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने खुद वॉइस मैसेज जारी कर दिशा पटानी के घर
पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि संतों का अपमान नहीं सहेंगे। इससे पहले एक पोस्ट में भी फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग ने ही ली थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो मैसेज गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने वॉइस मैसेज में कहा है कि दिशा पटानी की बहन खुशबू ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और इसका वीडियो बनाकर डाला था। इसी मामले को लेकर उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है। अगर उनके घर में किसी को कुछ नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। बॉलीवुड कलाकारों को गैंगस्टर की चेतावनी। रोहित गोदारा ने बॉलीवुड कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नंगा नाच बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वहीं गैंगस्टर ने मीडिया से अपील की कि उसका नाम लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई से न जोड़ें। ये सिर्फ सनातन धर्म का नाम लेकर ढोंग करते हैं। धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। उनके साथ नाम जोड़कर हमारा अपमान न करें। उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। दिशा पटानी की बहन ने प्रेमानंद महाराज जी का अपमान किया। बता दें कि दिशा पटानी की बहन खुशबू पत्नी ने कुछ पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वीडियो पर कमेंट किया था। उस टिप्पणी को फॉलोअर्स ने प्रेमानंद जी से जोड़कर खुशबू पटानी की ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। तब खुशबू पटानी ने सफाई जारी करते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणियों का गलत मतलब निकालकर उसे प्रेमानंद जी से जोड़ दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले अंश पर अगर सहमति बनती है तो इससे भारत को विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सेक्टर में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। डॉक्टर विरमानी का बयान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला चरण नवंबर तक फाइनल हो सकता है। दोनों देशों के बीच इस दिशा में चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष अब तक की प्रगति से संतुष्ट हैं। विरमानी मानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देश बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर गुड्स का आयात करते हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे। मिलेनियम से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर विरमानी ने कहा, भारत में जिस तरह से मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और एप्पल कंपनी ने आईफोन का प्रोडक्शन बेस भारत में बनाया है, ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनका आकलन है कि समझौते से अमेरिका को चीनी बाजार पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका के लिए भारत एक वैकल्पिक मार्केट के तौर पर उपलब्ध होगा। इससे टेक्सटाइल और चमड़ा निर्यात क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं को व्यापक बनाने के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त 2025 से भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले से दोनों देशों में तल्खी काफी बढ़ गई है। हालांकि 10 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हूं। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जीएसटी 2.0 से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। डॉक्टर विरमानी का आकलन है कि मौजूदा वित्तीय साल के दौरान जीडीपी की रफ्तार 6.5% से 0.5% के आसपास रहेगी। विरमानी ने मिलेनियम से कहा, मेरा आकलन है कि जीएसटी व्यवस्थाओं में जो बड़े सुधार किए गए हैं और जीएसटी रेट को बड़े स्तर पर घटाने के फैसले से टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है उसके नकारात्मक असर से निपटने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि उपभोक्ता का स्तर महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा। इससे देश में व्यापार करने में आसानी भी बढ़ेगी और व्यापार की लागत कम करने में मदद मिलेगी। इससे नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे जीएसटी अनुपालन बढ़ेगा और जीएसटी आधार को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये कहना है उस महिला का जिसके बाद बीते दिनों दिल्ली में थार खरीदने के दौरान ही हादसा हो गया। दरअसल दिल्ली के निर्माण विहार में महिंद्रा के शोरूम में थार खरीदने के बाद तुरंत बाद ये हादसा हुआ और थार शोरूम की पहली मंजिल से सीधा नीचे फुटपाथ पर गिर गई। बताया गया कि थार खरीदने के बाद शगुन के तौर पर पहिए के नीचे नींबू रखा था। थार के मालिक ने अपनी पत्नी से इस रस्म को पूरा करवानी चाहिए, लेकिन तभी धोखे से महिला ने एक्सकलेटर दबा दिया और थार पहली मंजिल पर लगे कांच के दीवार
थार को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इस हादसे का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अब वो महिला सामने आई जिसके साथ ये हादसा हुआ। महिला ने एक वीडियो में उस दिन की पूरी कहानी बताई, साथ ही हादसे के बाद सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को लेकर भी नाराजगी जताई है। महिला ने वीडियो में बताई कहानी सोमवार को हुई। इस घटना में महिला ने बताया कि उस समय गाड़ी में वो, उसके पति और शोरूम का एक सेल्समैन सवार था। हादसे में हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, हमें चोट नहीं लगी है। महिला ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल होने और कुछ जगह मौत की जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। हादसे के बाद महिला ने वीडियो में क्या कुछ कहा, देखें। नींबू कुचलने की रस्म के दौरान हुआ हादसा। कार में फंसे दंपति और शोरूम कर्मी को बचाने पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि थार का स्टीयरिंग व्हील थामे महिला ने पहिए से नींबू को कुचलने की रस्म निभाते समय एस्केलेटर को ज्यादा जोर से दबा दिया, जिसके कारण कार शोरूम के शीशे की दीवार से टकरा गई और उसे तोड़ते हुए लगभग 15 फुट नीचे फुटपाथ पर जा गिरी। महिला ने बताया कि गिरते समय थार उल्टी हो गई। उस समय गाड़ी में सवार तीनों लोग गेट से बाहर निकले। महिला ने हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तैर रहे फर्जी सूचनाओं को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि प्लीज गलत जानकारियां नहीं फैलाएं। इस हादसे के बारे में पुलिस उपायुक्त पूर्व अभिषेक धानिया ने बताया कि हादसे की सूचना शाम 6:08 पर मिली, जिसमें इंदिरापुरम निवासी मानी पवार शामिल थी। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। 12 सितंबर को कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइस जेट के एक Q400 विमान में बड़ा हादसा टल गया। उड़ान भरने के बाद रनवे पर विमान का एक भारी पहिया गिर गया, जिससे विमान में खराबी का पता चला। हालांकि पायलटों ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को मुंबई तक यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। मुंबई हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया, जिसका एक बड़ा हादसा टल गया। सफल लैंडिंग के बाद विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक गया और सभी यात्री सुरक्षित रूप से उतर गए। स्पाइस जेट और विमानन अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। CSMI प्रवक्ता ने बताया कि कांडला से आया एक विमान तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के बाद 12 सितंबर 2025 को दोपहर 3:51 पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कर रहा था। एहतियात के तौर पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। विमान रनवे 27 पर सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। कुछ ही देर बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद ले मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।